शुरू करते हैं। बड़े हमारे पास आज फिर से टॉल टारगेट है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, नैनोज का एक रिसर्च पोल आया है और इसके मुताबिक जो है बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं हमारे ट्रूडो साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पीए पॉरेवर। स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। लेकिन ये जो प्रोजेक्शंस आती है ना, वही आप वाली बात है, ये प्रोजेक्शंस के मुताबिक तो जो है 30% जो है वो प्रेफर करते हैं पीए पॉरेवर को अब, और जो ट्रूडो साहब हैं उनको 29.8% जो है वो पीएम देखना चाहते हैं। इसी तरह जो पीए पॉरेवर हैं उनका जो कहते हैं कि ये जरा नीचे था, काफी नीचे थे ये ट्रूडो साहब से, लेकिन 11.6% इन द लास्ट 4 वीक्स ये ऊपर चली गई है इनकी पॉपुलैरिटी। वैसे ट्रूडो साहब की भी गई है, लेकिन ट्रूडो साहब की 2.4% सिर्फ गई है, पॉरेवर साहब की कुछ ज्यादा गई है। 4.9% वैसे जो हैं जगमीत सिंह को भी प्रेफर करते हैं कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होए, और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 6% नीचे आई है। तो ये अच्छी जो है वो खबर नहीं है। 14% जो थे उन्होंने कहा जी कि हम किसी को भी जो है वो प्रेफर नहीं करते अपना प्राइम मिनिस्टर। हाँ, कोई नवा बंदा ले आओ, ट्रम्प टाइप। हाँ, और ये जो उन्होंने पोल किया था नैनोज ने, इसमें 1067 लोग थे जिनको फोन से पूछा था, तो इसलिए वो कहते हैं जी कि इसमें एरर का कुछ इतना मार्जिन नहीं है। अक्टूबर 14 को ये इन्होंने किया था। 41% ने कहा था जी हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता है पीए पॉरेवर की तरफ से। 31% ने कहा था कि हम एक भी कोई सिंगल पॉजिटिव चीज जो है वो ट्रूडो साहब के बारे में नहीं कह सकते। 12.4% ने सोचा था कि ट्रूडो साहब ने जो है काफी अच्छा काम किया है ड्यूरिंग पेंडेमिक। 11.9% ने कहा कि उनकी हेल्थ केयर की, इंडिजिनस इश्यूज की, कैनबिस लीगलाइजेशन की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। 5.7% ने पीए पॉरेवर के बारे में कहा कि वो कैनेडियंस का ख्याल करते हैं। 5.6% ने उनको कहा कि बहुत अच्छे स्पीकर हैं। 16.4% का ख्याल था कि लिबरल गवर्नमेंट बेतहाशा पैसे खर्च कर रही है। दूसरों का यह ख्याल था कि ट्रूडो साहब जो हैं बिल्कुल जो रियलिटी से है बिल्कुल आउट ऑफ टच है और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो इनके सारे स्कैंडल्स आए थे, ब्लैक फेस के, वी चैरिटी के, एसएनसी लेवलन के एंड ऑल, वो तो पुराने हो गए ना यार। हाँ, फिर भी उन्होंने जिक्र कर दिया उसका। 21.8% ने कहा कि पॉलिवर जो हैं वो राइट विंग है, इनफैक्ट टू राइट विंग है वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम ये भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि पॉलिवर साहब जो हैं उन्होंने ये जो कॉन्वॉय आया था ऑटवा के अंदर, फ्रीडम कॉन्वॉय, उसको इन्होंने एंडोर्स भी किया था, उसको उसका साथ इन्होंने दिया था उसको। तो हम ये भी पॉइंट करना चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट इस तरह के लोगों के साथ भी है। और कुछ लोगों ने उनके बारे में ये भी कहा कि इनकी पॉलिसीज जो हैं बहुत ज्यादा, पॉलिवर साहब की, नॉट ट्रूडो, बहुत डिविसिव है और पोलराइज करेंगी सोसाइटी को। तो ये इस तरह का मिला जुला जो है ये नैनोज का पोल आया है, तो आप देखें क्या करेंगे। अच्छा जनाब, दूसरी चीज जो है वो जो इमरजेंसीज एक्ट लगा था कनाडा में, उसके ऊपर जो प्रोब बिठाई हुई है, तो रोज ही कोई नए बंदे आते हैं। आज जो है एक्टिंग डेप्यूटी चीफ पेट्रिशिया फर्गसन जो है सीनियर ऑटवा पुलिस ऑफिसर, उनको आज बुलाया गया था और उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो प्लान्स रखे हुए थे ये बिल्कुल वही जो डे टू डे बेसिस के होते हैं ना, जैसे बड़े इजी गोइंग थे हमारे प्लान हमने रखे हुए थे, जिसको कि उन्होंने कहा जी बॉयलर प्लेट प्लान था कि अगर कुछ उसी वक्त हो गया तो हम कर लेंगे। और हमें लग रहा था कि ये सवाए 2 दिन से ज्यादा ये इधर ठहरेंगे नहीं, ये लोग इतने मैसिव आए हुए हैं तो ये घर बार अपना कैसे चला सकते हैं, ये चले जाएंगे। लेकिन जिस वक्त चीजें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने लगी और हमें पता चला, और ओपीपी ने भी हमें वार्न किया कि ये चीजें लंबी चल सकती हैं और वीक्स चलेंगी, उस वक्त तो हमने लाइट लिया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वाकई ये अब जो है, तो इसका मतलब ये है कि इनको वार्निंग्स दी गई थी, पहले से ही वार्निंग्स इनको दी गई थी, हम उनके पास थी। कहते हैं उसके बाद फिर हमने वे करना शुरू किया कि ये जो इंटेलिजेंस है इसकी रिस्क कितनी है और हमको क्या करना चाहिए। और फिर जैसे ही वीकेंड आया, फिर वीकेंड गया, तो फिर पुलिस ने कहा कि अब हमको कुछ सख्त एक्शन लेने की। अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मुझे पता था कि ये लोग इतने दिन तक ठहरेंगे, तो ये झूठ है। हाँ, झूठ है। Nobody knew about it. Everybody was thinking वीकेंड पे आके, लॉन्ग वीकेंड था वो, लॉन्ग वीकेंड पे आके अपना प्रोटेस्ट करेंगे और वापस चले जाएंगे। That's what she said कि हमें भी यही लगा कि ये जो 2-3 दिन लॉन्ग वीकेंड के हैं ये लोग रहेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें नहीं लग रहा था कि ये इतना अरसा जो है 3 वीक्स तक ठहर जाएंगे। सही। तो फिर जो है इसलिए तो ये। अच्छा जी, आज बहुत ही खूबसूरत किस्म के EQA
जो है रिजल्ट्स आए हैं जी सामने, जो होता है एजुकेशन क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, जो आपको पता है कि जो हाई स्कूल का बच्चा होता है वो देता है। और ये 600,000 एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं इन्होंने कुछ टेस्ट कंप्लीट किए हैं, और ये जो डेटा 21-22 का आया है इनके पास, उसके ऊपर इनको पता चला है कि हाफ ऑफ 6 ग्रेडर्स जो हैं वो, जो कि टोटल बनाते हैं 47%, वो सिर्फ जो है ओंटारियो का ये AQO का स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल करते हैं, विच इज 3% लेस देन 2018-2019। 59% ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये स्टैंडर्ड मीट करते हैं। 52% 9 ग्रेडर्स जो हैं वो करते हैं, जो कि 20% ड्रॉप है, जो कि 2018-19 में 75% था, तो उससे जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। इसके अलावा जो है बेयरली हाफ ऑफ 6 ग्रेडर्स जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपको मैथ्स कैसी लगती है, तो उन्होंने कहा जी कि हमको मैथ्स ठीक लगती है। 48% ने, 70% के थर्ड ग्रेड के बच्चों ने कहा हमें भी मैथ्स अच्छी लगती है। 53% ग्रेड 9 के बच्चों ने कहा कि हमको मैथ्स अच्छी लगती है। 61% जो ग्रेड 3 के बच्चे थे उनको लगता था कि हम मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। 55% ग्रेड 9 के बच्चों ने कहा कि हम भी मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रीडिंग और राइटिंग जो ग्रेड्स हैं वो भी काफ़ी ड्रॉप कर गए हैं। तो ये आज सारी जी रिपोर्ट आई है, और इसके अंदर जो अलबत्ता ओंटारियो सेकेंडरी स्टूडेंट लिटरेसी टेस्ट, जो कि OSSLT जिसको बोलते हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स भी थे। 82% जो है इसका रिजल्ट रहा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम फेज आउट कर देंगे EQAO को, तो वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैथ का जो है ना उसके अंदर जो है from 75% to drop of 20% to 52%, that is something to be alarmed. ये ग्रेड 9 के बच्चों में आया ना, ये ग्रेड 9 के बच्चों में आया। हाँ जी, 75% इनका ड्रॉप आया है, तो क्योंकि 52% जो है गुड रिजल्ट था, which is 20%. And that has something to do with 2 साल of pandemic. 2 साल ऑफ पेंडेमिक, एंड ऑल्सो मैंने ये भी देखा है माजिद भाई कि टीचर्स भी कोई इतना जोर नहीं देते हैं बच्चों को। हाई स्कूल में भी वो समझते हैं कि बच्चा जो है ना बहुत बड़ा, कोई 50 साल उसकी उम्र हो गई है, हालांकि वो बच्चे कितने होते हैं, 15-16 साल के होते हैं। जरा उनको मोटिवेट उनको करना पड़ता है, उनको कहना पड़ेगा कि भैया आप पढ़ाई करो। बस ये आते हैं क्लास में, ब्लैक बोर्डों पर लिखा ऐसे ऐसे करके, और फिर जी उसके बाद चले गए। इस तरह से जो है ना बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को बड़ा उनको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझाने पड़ते हैं। तो जो मैं आई एम नॉट सेइंग एवरी टीचर, बट कुछ टीचर तो बस वो करते हैं ना, अपनी दिहाड़ी उन्होंने लगानी आती है, अपना टाइम देखते हैं, आए बोर्डों में लिखा अच्छा जी ये कर लो, बाकी जाओ ये खुद कर लो, उसके बाद जी चले गए। तो ये मैथ्स तो खास तौर पे इस तरह बच्चे को कभी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे खुद पता है, मुझे अपने खुद बच्चे के लिए जो है मैथ्स की ट्यूशन लगानी पड़ी थी, एंड आई पेड अ लॉट फॉर दैट ट्यूशन। तो ये कुछ इतना अच्छा नहीं पढ़ाते कुछ टीचर्स जो हैं। अच्छा जनाब, अब ओंटारियो गवर्नमेंट जो आज है उसने अनाउंस किया है कि जो बिल्डर्स जो हैं जो कि अनएथिकल वे से जो नए जो होम बायर्स हैं उनको वक्त पे होम डिलीवर नहीं करेंगे, उनको हम फाइन्स देंगे। आज इसकी जो अनाउंसमेंट है 2 मिनिस्टर्स ने की है, एक कलीद रशीद साहब ने और एक जो है स्टीव साहब ने, जो है स्टीव क्लार्क, उन्होंने दी है। कलीद रशीद जो कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस सर्विस डिलीवरी हैं ओंटारियो के अंदर, उन्होंने कहा है कि हार्ड वर्किंग ओंटारियंस जो है उनके लिए ये फेयर नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी सेव करते हैं अपनी इस बिग परचेज ऑफ द लाइफ के लिए जो कि होम है। तो ये लोग जो हैं वादे कर लेते हैं और कहते हैं जी अब हमारा प्रोजेक्ट जो होम प्रोजेक्ट है वो जो है कैंसिल हो गया है, तो उनके अगेंस्ट जो है ये बैड एक्टर्स हैं, इनके अगेंस्ट हम क्रैक डाउन करेंगे और हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है अनएथिकल और इलीगल बिहेवियर ये जो बिल्डर्स का है और वेंडर्स का है, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वादे कर लेते हैं फिर उसको निभाते नहीं हैं, और इसी तरह हज़ारों डॉलर का इनको जो है वो जुर्माना भी किया जा सकता है। मगर ये नॉट ओनली जो कैंसलेशन है, इसके साथ साथ जो डिलेस का रहा है, हाँ डिलेस भी, क्योंकि कंज्यूमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, they want their money back and they'll give them the money back, and so they are still stuck. हाँ जी बिल्कुल। वो कहते हैं जी ये नई एक पॉलिसी हम लेकर आए हैं, न्यू होम कंस्ट्रक्शन लाइसेंसिंग एक्ट। इसके तहत जो है कलीद रशीद साहब ने कहा कि इनको मैक्सिमम फाइन्स 25,000 से 50,000 दिए जा सकते हैं और भी कुछ एडिशनल इनको पेनल्टीज जो हैं वो डाली जा सकती हैं, और कुछ जो बिल्डर्स हैं उनको परमानेंटली उनके लाइसेंसेस जो हैं वो भी रिवोक किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टीव क्लार्क साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग जो हैं, उन्होंने भी आज बात करते हुए कहा कि लोग सारी जिंदगी सेक्रीफाइस करते हैं घर लेने के लिए, तो
उनको जो है फेयरली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने अपना आज जो है बहुत क्लियरली बात कर दी है कि किसी भी इलीगल और प्रीडेटरी बिहेवियर वाले डेवलपर को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। सही। तो ये जनाब नई पॉलिसी आई है जो कि बड़ी अच्छी है। अभी ये पॉलिसी अप्रूव नहीं हुई है, अभी होएगी। अगर आ गई तो फिर ये चेंजेस लाएगी। एग्जैक्टली। हाँ जी, अभी अप्रूवल के लिए भेजी गई है। तो अगर आएगी तो फिर ये आज जो हम अभी शुरू में भी बात कर रहे थे और कल भी हमने कहा था कि लिज ट्रूस साहिबा कुछ रास्ते साफ कर रही हैं कुछ लोगों के लिए, एग्जैक्टली वही हुआ। और अगर आप हमारी eawaz.com हमारी वेबसाइट देख रहे थे तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है हमारी वेबसाइट पे आज दी हमने। जैसे ही इनका आया कि लिज ट्रूस जो है यूके की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन किया, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये खबर थी। तो उन्होंने आफ्टर 45 डेज या 6 वीक्स तकरीबन आप कह सकते हैं, उसके बाद जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया। और इससे पहले जो है ये शॉर्टेस्ट इनका पीरियड जो है लिज ट्रूस का समझा जा रहा है। और इससे पहले जॉर्ज कैनिंग जो है उन्होंने 119 डेज सर्व किया था, बट दैट वाज बैक इन 1827 जब उनकी डेथ हो गई थी, फौरन ही जैसे ये बने थे उसके बाद। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर बात करते हुए लिज ट्रूस ने कहा कि मुझे कंजर्वेटिव पार्टी ने एक मैंडेट दे के सिलेक्ट किया था और मैं चाहती थी कि वो मैंडेट मैं पूरा करूं और हमने डिलीवर भी किया है। हमने एनर्जी बिल्स जो हैं उनको कम किया है, इंश्योरेंस कम हमने की है, और हमारा विजन था लो टैक्सेस का और हाई ग्रोथ का, और हम एडवांटेज लेना चाहते थे ब्रेक्सिट का, लेकिन मैं उसको डिलीवर नहीं कर सकी। तो आज सुबह जो है हिज मैजेस्टी द किंग यानी कि किंग चार्ल्स जो हैं उनसे इन्होंने बात की और उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर रही हूं एज लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। और आज मैं मिली थी चेयर ऑफ 1922 कमेटी सर ग्राहम ब्रैडी के साथ भी, तो उनको भी मैंने बता दिया कि मैंने रिजाइन कर दिया है। तो अब जब तक नेक्स्ट इलेक्शन जो कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है हो जाएंगे, तो अगर हो गए तो उस वक्त तक सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगी और उसके बाद जो है मैं नहीं करूंगी। मैं चाहती हूं कि हम लोग जो है हमारी कंजर्वेटिव पार्टी फिस्कल प्लान के ऊपर रहे और कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर काम करती रहे। तो मतलब ये भी बड़ी ऑनरेबल बात है कि अगर आपको लगे आप नहीं कर सकते अपना काम माजिद भाई तो ऐसे मगर आप ये देखिए ना, स्टेप डाउन तो नो, यस्टरडे शी सेड कि I'm a fighter, I'm not a quitter. I'm a fighter, I'm not a quitter. So उनका कोई वो नहीं था। आज सुबह प्रेशर पड़ा होगा इन पे। मगर इंटरनल जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने जब इनसे बात की और उनका प्रेशर पड़ा कि उनको इन्होंने देख लिया कि अब चीजें संभाली नहीं जा रही, संभाली नहीं जाएंगी और अब द आंसर इज आइदर आई एम फायर्ड और आई क्विट। जी सो शी डिसाइडेड टू क्विट। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे किया। असल में होता क्या है कि वो बड़ी कंपनीज में भी अगर आपने कभी काम किया तो आपको पता होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो उनको उसमें भी जो बड़े सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अगर उनके काम से वो खुश ना हुए ना तो वो उनको बुलाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, सॉरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज वाले बुलाते हैं और वो कहते हैं सर आप इतनी सीनियर पोजीशन पे अगर हमने आपको फायर किया ना तो इट विल नॉट लुक गुड ऑन योर सीवी, तो इसका बेटर यही है कि आप रिजाइन कर दें। तो यही होता है पार्टीज के अंदर भी, तो वो कहते हैं जी सीनियर मेंबर हैं, अगर हमने आपको फायर किया, अगर आपके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाई तो वो दैट वुड बी वेरी बैड फॉर यू, आपके लिए बेटर है कि आप रिजाइन कर दो, आपके लिए रिस्पेक्टेबल ये है। तो वो उनकी ग्रेस जो है बच गई, क्योंकि सारी दुनिया से इंक्लूडिंग जो बाइडन एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन एवरीबडी दे रियली अप्रिशिएटेड हर कि हम इनके साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहे थे, वी रियली विश हर बेस्ट एंड यू नो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ करेज टू से नो फ्रॉम सच अ हाई पोजीशन एंड यू नो थिंग्स। तो बस वही है कि फेस सेविंग हो गई इनकी, फेस सेविंग हो गई। हाँ अच्छा जनाब, अब जब के ये निकल गई हैं तो अब नेक्स्ट कौन है जनाब प्राइम मिनिस्टर? दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली इन इंग्लैंड टुडे। तो वो कहते हैं जी नेक्स्ट कौन है? ऋषि सुनक है। अच्छा जी, ऋषि सुनक की क्या है? कहते हैं जी ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बेतहाशा पॉपुलर थे कंजर्वेटिव पार्टी में, लेकिन लिज ट्रूस तो जो थे उनसे ये लूज कर गए थे बड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 170,000 पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना जब फाइनल डिसीजन दिया तो वो इनके खिलाफ था। वो असल में इसलिए पार्टी इनसे खफा थी क्योंकि जुलाई में जब ये क्विट कर गए थे, जबकि बोरिस जॉनसन की अभी गवर्नमेंट थी, तो लोगों ने कहा कि जी इसने इज्जत नहीं की प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसीज की। तो जो बड़े हार्डकोर जो जॉनसन फैंस थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब इनको चूज नहीं किया गया था तो ऋषि सुनक ने यह वार्न किया था कि मार्केट के अंदर यूके का कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे हम अगर लिज ट्रूस जो है उसको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसका जो अनफंडेड टैक्स कट्स हैं उनको हमने मान लिया और आगे जाने दिया। लेकिन फिर भी जो जॉनसन लॉयलिस्ट हैं वो अभी भी चाहते नहीं है कि ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, दूसरा कौन हो सकती है? दूसरी है जी पेनी मॉर्डॉन्ट। पेनी मॉर्डॉन्ट जो है वो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी है और बड़ी ये सपोर्टर थी कि ब्रेक्सिट में हम जाएं, EU हम छोड़ें,
और इसको बड़ी तारीफ मिली थी। हालांकि लिज ट्रूस की पॉलिसीज कुछ इतनी नहीं अच्छी थी, फिर भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिफेंड करती रही। लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ की कि मतलब एटलीस्ट ये गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है पेनी मॉर्डॉन्ट के बारे में कि ये हर किसी को अपना दोस्त बना लेती है। हर किसी के साथ जो है दोस्ती कर लेती है और अपने जो है फिर अपने काम पे जो उसने करना होता है फिर वो मनवा लेती है, करती है। अच्छा जी, तीसरा कौन सा बंदा है? जेरेमी हंट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसको कि अब वो क्वासी क्वार्टेंग के जाने के बाद जो है लिज ट्रूस ने कहा था कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनो। इसके अलावा भी उनका बहुत लंबा तजर्बा है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली लिज ट्रूस की जो इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था उसको ये करते थे, चैलेंज करते थे और हिट करते थे उसके ऊपर और कहते थे कि ये बड़ी खराब पॉलिसी है। और ये जो है वैसे बैक टू बैक इन्होंने 2 दफा पीएम की रेस लड़ने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग 2019 जब ये लूज कर गए थे बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट। लेकिन इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना है, और वैसे भी कंजर्वेटिव पार्टी की कुछ सपोर्ट भी इनके पीछे इतनी ज्यादा नहीं है। फिर देन और कौन बंदा है जी? बेन वॉलेंस है। बेन वॉलेंस जो है यूके के डिफेंस सेक्रेटरी हैं और उसकी भी क्रेडिबिलिटी बड़ी अभी तक तो कायम है, क्योंकि वैसे भी एक्स सोल्जर हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं जॉनसन और लिज ट्रूस दोनों की गवर्नमेंट में। तो लेकिन इन्होंने भी आज कुछ कहा है, जो वहाँ पे जो अखबार हैं इंग्लैंड के, उनसे बात करते हुए कहा है कि शायद मैं जो है ये लीडरशिप रेस नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी करंट जॉब के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बंदा तो वही है बोरिस जॉनसन साहब, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जर्नलिस्ट थे, लंदन के मेयर थे 2008 में, और काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, आपको पता ही है, डेविड कैमरून और थेरेसा मे की गवर्नमेंट्स। मगर अभी जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, नो जो कर रहे हैं, तो ये डजंट मीन कि दे मीन नो। दीज आर पॉलिटिशियंस। जी 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 जी, बिल्कुल। व्हेन दे से नो 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 एंड वो लोगों की सिंपैथी लेते हैं कि भाई नहीं आप प्लीज आप आ जाएं, ताकि लोग इनके तरले मिनते करें। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो मगर बोरिस जॉनसन अभी भी एक ऐसे बंदे हैं कि जिनको काफी सारी सपोर्ट विद इन कंजर्वेटिव पार्टी काफी सपोर्ट है। तो हो सकता है, लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि या तो 2 लोगों का इस वक्त इंग्लैंड में नाम ले रहे हैं, एक तो पेनी मॉर्डॉन्ट का ले रहे हैं कि शायद ये आ जाएं फिर से फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन के, या कि फिर बोरिस जॉनसन वापस आ सकते हैं। तो I don't think बोरिस जॉनसन के चांस है। बहरहाल अभी इस वक्त तो यही बात हो रही है। जेरेमी हंट और बेन वॉलेंस के काफी कम हो गए हैं। जो पोल आज के दिन का आया है, जैसे ही रेजिग्नेशन हुई है, तो उसमें कुछ इतने ये ऊपर नहीं अभी चल रहे हैं, बट आने वाले दिन, एक हफ्ता है अभी। सुनक जो है ना, वो ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी शार्प आल्सो, वेरी शार्प, वेरी टैलेंटेड, वेरी एजुकेटेड, पढ़ा लिखा आदमी एंड यंग, एनर्जेटिक। बट द ओनली थिंग इज दैट आई डोंट नो इफ कनाडा एंड अमेरिका एंड और ये जो ब्रिटेन है, वो दे आर रेडी फॉर अ इंडियन निजाद प्रेसिडेंट और या प्राइम मिनिस्टर। या दैट्स अ थिंग एक्चुअली। यहाँ तो ये बात है, वरना ऋषि सुनक वाकई जो है काफ़ी ही इज़ अ वेरी हाईली एजुकेटेड एंड टैलेंटेड पर्सन। यस। अच्छा जनाब, आज की जो सबसे बड़ी बम्बास्टिक जो खबर थी लिज ट्रूस की, तो नंबर 2 पे फिर चली गई, वो थी बाइडन साहब का आज का अनाउंसमेंट। हम बहुत दिनों से कह रहे थे और हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि क्यों बाइडन साहब जो हैं अरबों के तरले और मिर्तें कर रहे हैं, तेल का ना कट करो, तेल का ना कट, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्यों नहीं कर रहे। आज जनाब इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 15 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो रिलीज कर रहा है। अच्छा जी, अब जब ये इन्होंने अनाउंस किया तो जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा जी कि ये कंप्लीटली तो रिलीज और भी ज्यादा करना चाहते हैं, और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वैसे मार्च में तो उसने इनको उस वक्त कहा था, आज इन्होंने 15 मिलियन का, उन्होंने तो उसी वक्त कहा था कि आपके पास तकरीबन 180 मिलियन बैरल्स हैं, तो 15 मिलियन इज नथिंग, तो आप कुछ और भी 180 मिलियन के करीब जो है आपको हमने अप्रूवल दे दिया है। तो मार्च में इनको कह दिया था कि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप 180 मिलियन बैरल्स जो है उसको रिलीज कर दें स्ट्रेटेजिक रिजर्व से। कि उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आज इन्होंने कहा जी 15 मिलियन हम कर रहे हैं, इससे इंटरनेशनल मार्केट जो है स्टेबलाइज होएगी और एनर्जी की जो ऑयल की प्राइसेस हैं ये भी कम होएंगी, नीचे आएंगी, और ये जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ये भी कम आएगी, एंड इट विल सर्व एज अ वॉर टाइम ब्रिज, ये जो हम कर रहे हैं। लेकिन जो यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं जी कि इस वक्त यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं 1984 से लेके अब तक लोएस्ट लेवल पे हैं, और यहां पे सिर्फ अब 400 मिलियन बैरल्स अब जो है यहां पे रह गया इस रिजर्व के अंदर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 साइट्स है, जो कि डीप इनसाइड स्टोरेज है टेक्सास और लुइसियाना के अंदर। तो वहां पे वो कहते हैं जी कि ये व्हाइट हाउस ने आज इसको क्लियर करते हुए कहा है कि बाइडन साहब ने ये जो कहा है बड़ा सोच समझ के कहा है, जैसे ही
ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $67 पर बैरल से $272 पर बैरल से नीचे आएगी तो हम फिर से रीस्टॉक करना शुरू कर देंगे। तो इसमें अभी डरने की बात नहीं है। बाइडेन साहब जो है, आपको पता ही है, कुछ दिन पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया को और ओपेक प्लस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था कि आप अपनी जानबूझ के प्राइसेस जो हैं ऊपर रख रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो ऑयल कंपनीज हैं, अमेरिकन ऑयल कंपनीज, उनको भी बेतहाशा उनको क्रिटिसाइज किया बाइडेन साहब ने। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वक्त अभी इस वक्त है नहीं कि तुम बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट्स बनाओ, तुमने जानबूझ के ये ऑयल की प्राइस इतनी ऊंची रखी हुई है। बाइडेन साहब का कहना था कि इस वक्त आपको राइजिंग प्रोडक्शन से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमानी चाहिए है, आपको इस वक्त जो है अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करके प्राइस को कम करने की जरूरत है। और प्रॉफिट अगर आप कम भी कमाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में आपने बेतहाशा प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो इस वक्त जो है आपको अपनी कंट्री को, यानी कि उनका मतलब था कि रिलीफ देने की जरूरत है। which is true। एग्जाम को देख लें, बस क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो $3-4 बिलियन। जी 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 जी, बिल्कुल। दैट इज रॉन्ग कि भाई कंज्यूमर जो है मर रहा है। एंड तो आई एग्री विद मिस्टर बाइडेन कि वो जो है इसमें आप प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि भाई अपनी आप प्रोडक्शन ज्यादा करें और प्राइसेस को कम। वो कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है क्रंच है इस वक्त जो है गैस का, तो इसको आप जो है कम करें। तो बड़ा जिन्होंने ये सख्त जो है मैसेज दिया, तो अब देखें इसका क्या असर रहेगा। अच्छा जी, वाशिंगटन पोस्ट की आज 2 रिपोर्ट्स थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये पहली जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये हम आज आपके साथ कर रहे हैं। पहले वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो आपको पता ही है कि ट्रंप साहब के जमाने में उनके वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस साहब। माइक पेंस जो थे आज बात कर रहे थे जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो उनसे एक सवाल किया गया कि आप जो आने वाले इलेक्शंस हैं 2024 में, आप उसमें ट्रंप साहब को जो है नॉमिनेशन सिक्योर करने के लिए हेल्प करेंगे? तो वो हंसना शुरू हो गए। वो जब हंसे तो बाकी के जो क्राउड था वो भी हंस पड़ा। तो पहले इन्होंने स्माइल किया, फिर ये हंस पड़े, फिर ये उन्होंने पॉज दिया थोड़ा सा और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि इस दफा मैं किसी और को जो है वो प्रेफर करूंगा कि वो हमारी पार्टी का हेड बने। और ट्रंप साहब जो हैं वो बड़ी गलत किस्म की उनकी पॉलिसीज थी और वो फॉल्स क्लेम्स करते रहे हैं। इससे पहले आपको पता ही है कि माइक पेंस साहब ने ये भी कहा था कि जी ट्रंप साहब ने मेरे पे बड़ा जोर दिया कि तुम इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स आए हैं बाइडेन साहब के लिए उसको रिजेक्ट कर दो। और मैंने इनको कहा था कि एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट ये मेरा काम नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूं, मुझे अथॉरिटी नहीं है, जिसपे कि ट्रंप साहब मेरे से बड़े नाराज हो गए थे। और अभी भी आपको पता है कि जिस वक्त ये जो है मिड टर्म इलेक्शंस चल रहे हैं, आने वाले हैं अभी नवंबर में, नेक्स्ट मंथ, तो उसके ऊपर जब ये इलेक्शन ट्रेल पे दोनों होते हैं तो ट्रंप साहब बड़ा ही जो है, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं इससे, तो अब भी वो कहते हैं कि मैं बड़ा डिसप्लीज्ड हूं पेंस साहब से। तो पेंस साहब से आज बड़े इस तरह के क्वेश्चन किए गए। उन्होंने कहा जी कि अब आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करेगी और कोई और लीडर लेकर आएगी। इस वक्त मैं खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं नवंबर में, उसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं और हमको अपने फ्यूचर के बारे में और अपने कंट्री के फ्यूचर के बारे में जो है वो गौर करने की जरूरत है, लेकिन उसके हम बाद में गौर करेंगे। लेकिन अभी मिड टर्म इलेक्शंस पे कर रहे हैं और बहरहाल जो भी कुछ होगा आई विल कीप यू पोस्टेड, ओके, उन्होंने ऐसे करके कहा। तो वो वहां पे लोग जो हैं बड़े खुश हुए उनका देख के। AFP की जनाब आज एक रिपोर्ट आई है और ये भी बड़ी खतरे में नाक हो सकती है। और इसके अंदर जो यूएस एडमिरल हैं माइक गिल्डे, चीफ ऑफ यूएस नेवल ऑपरेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि हमको बहुत ज्यादा रेडी रहने की जरूरत है क्योंकि चाइना का एक पोटेंशियल अटैक या इन्वेजन जो है वो ताइवान के ऊपर आ सकता है। एडमिरल माइक गिल्डे जो हैं वो बड़े, उनकी इज्जत की जाती है, बड़े वो रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं नेवी के। उन्होंने कहा है जी कि ये, और ये भी हम आपको बता दें कि ये पहले सीनियर ऑफिशियल नहीं है अमेरिकन मिलिट्री के, ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने आज बहुत वाज़े लफ्जों में गिल्डे साहब ने कहा है कि मुझे लग रहा है, मेरा कंसर्न है कि जो शी जिनपिंग है वो ताइवान को किसी सूरत भी सीज करेगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि अब ये जबकि शी साहब थर्ड 5-year टर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस थोड़े दिनों पहले हुई थी उसमें उन्होंने एक स्पीच की थी शी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि मैं चाइना को फिर से यूनिफाई करूंगा और अगर फोर्सिबली भी मुझे ताइवान लेना पड़ा तो मैं लूंगा। गिल्डे साहब का कहना है कि ये स्पीच जो है शी साहब की ये बड़ी खतरनाक है। आज ये डिस्कशन कर रहे थे अटलांटिक काउंसिल के जो एक थिंक टैंक है उसके एक उसमें गैदरिंग में, और उन्होंने कहा जी कि चाइना
से उनसे फिर क्वेश्चन किया गया कि चाइना क्या ताइवान को 2027 तक टेक ओवर कर लेगा। गिल्डे साहब ने कहा 2027 बहुत दूर की विंडो है, मुझे तो ये विंडो 2022 या 2023 में ही खुलती नजर आ रही है कि जिसमें चाइना अटैक करके इन्वेड करके ताइवान को अपना जबरदस्ती हिस्सा बनाएगा। तो यूएस हैज टू बी एब्सोल्युटली रेडी टू रिस्पॉन्ड टू दिस पोटेंशियल इन्वेजन। तो आज उन्होंने जनाब ये बात की, तो उससे आज जो है वो दुनिया की काफ़ी आंखें छुपी हुई थी, मतलब है खुली है, हाँ खुल गई हैं उससे कि ये तो बड़े खतरे की इन्होंने बात कर दी, क्योंकि जाहिर है कि कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, इतना बड़ा जो अफसर है वो ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर सकता, और वो भी एक थिंक टैंक के सामने। तो वो थिंक टैंक जो है वो तो इनको थिंक टैंक के अपने बड़े सोर्सेज होते हैं, उनके अपने बड़ी उनके पास इंटेलिजेंस है। वॉशिंगटन पोस्ट की जनाब एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी है, और ये बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको वक्त ना होने की वजह से ज्यादा मैंने इसको बिल्कुल छोटा करके आपके लिए पेश कर रहे हैं। आपको पता ही है कि अमेरिका के अंदर क्या रूल है, जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, खास तौर पे जिन्होंने 20 साल की जो है वो सर्विस की होती है अमेरिका में, उनको जब वो रिटायरमेंट लेते हैं या वो सर्विस छोड़ते हैं तो उनको रिटायरमेंट दी जाती है, पेंशन भी दी जाती है, लेकिन उनको कहा जाता है यू हैव टू बी कॉम्बैट रेडी, आपको कभी भी बुला सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो 20 साल से कम जिन्होंने सर्विस की होती है वो फॉरेन पोस्टिंग्स ले सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है जी कि हमारे बहुत सारे रिटायर्ड यूएस मिलिट्री अफसर, और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि इनकी 20 साल की नौकरी है या 20 साल से कम है, लेकिन ये हॉटेस्ट जॉब्स जो हैं यूएई में जाके ले रहे हैं। यूएई जो है इनको धड़ाधड़, ये जो जितने भी यूएस के रिटायर्ड मिलिट्री अफसर हैं इनको हायर कर रहा है। पिछले 7 सालों में यूएई ने 280 मिलिट्री रिटायरीज जो हैं उनको हायर किया है। और ये जो इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट कहता है जी कि अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सिक्योर किए हैं, तो इसके अंदर पता चल रहा है कि ये सारे अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स जो हैं, जिसके के अंदर टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं यूएसए के, वो मिडिल ईस्ट के लिए, कि इस कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम जो है मरीन जनरल जिम मैटिस का आता है, जो कि मिलिट्री एडवाइजर हैं यूएई के बिफोर ही बिकेम द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। आमिर जरा दिखाएं उनकी शक्ल जो है जिम मैटिस की। तो वो कहते हैं जी कि इनकी मुलाकात जो थी, हाँ जी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जो हमारा टीवी देख रहे हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने मुलाकात की थी 2017 में वॉशिंगटन के अंदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ, जो कि उस वक्त अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। तो ये चीज़ें जो हैं एंडोर्स नहीं करती है अमेरिकन गवर्नमेंट, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये लोग फिर विलिंग हो जाते हैं, वो जो अरब्स हैं ये इतने इनको पैसे ऑफर कर देते हैं इनकी जॉब के लिए कि वो हो सकता है अलेजडली, वो कहते हैं कि मिलिट्री एक्सपर्टीज जो है इन फॉरेन पावर्स को वो कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं वॉशिंगटन पोस्ट वाले कि हमें बड़ी हैरत हुई कि ये जितने अफसर जिन्होंने के ये जॉब्स ली थी यूएई के साथ या ली हुई हैं, ये जो 280 मिलिट्री रिटायरीज हैं, उनको कंसेंट पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने दी है। तो वो कहते हैं जी कि हमें समझ नहीं आ रही है कि इनको कैसे दी है, इनकी 20 ईयर से कम है या 20 ईयर से ज्यादा है। इजाजत लेके गए वो, हाँ इजाजत लेके गए हैं, इजाजत दी है पेंटागन ने भी और स्टेट डिपार्टमेंट ने, यानी ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देते, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन फिर इनको दी है। तो हम ये क्वेश्चन उठाना चाहते हैं कि क्या इनकी सर्विस 20 साल की थी, क्योंकि जिसकी 20 साल की है वो तो फॉरेन किसी कंट्री के लिए काम ही नहीं कर सकता, और अगर 20 साल से कम थी तो हमें पता होना चाहिए कि क्या वाकई थी। ये सीनियर ऑफिसर्स जो है जैसे जनरल्स वगैरह, उनकी तो 20 साल से 20 साल होएगी। तो वो कहते हैं इंक्लूडिंग जनरल्स जो है यूएई मिलिट्री के लिए अब काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं उन्होंने बताया था कि जी यूएई जो है वो बड़ा फेवर कर रहा है, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, और ओपेक प्लस ने ये कहा है कि हम रशिया को कॉर्नर से नहीं लगाएंगे और हम अपने ऑयल को कट करेंगे उसकी प्रोडक्शन। तो इन्होंने आवाज उठाई थी कि आपका मिलिट्री का अफसर फिर कैसे ऐसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, आप इनको जो है इसको करें। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी कि ये इसके अंदर जो डिटेल्स हैं और आने वाले जाहिर दिनों में होंगी, लेकिन वो कहते हैं जी कि इसकी वजह से, क्योंकि यूएस के मिलिट्री सील्स और ये लोग जाके अब यूएई की मिलिट्री को जो दे रहे हैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग, उसकी वजह से पूरे गल्फ के अंदर इस वक्त मोस्ट जो एक्सपर्ट मिलिट्री है वो यूएई की बन गई है। और इसीलिए ये जाके
यमन के अंदर और लीबिया के अंदर जाके जो हैं अटैक्स कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मिलिट्री की, और अपनी बड़ी पावरफुल इनकी जो है वो अब बन गई है। तो वो कह रहे हैं जी कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्या इन तमाम चीज़ों का ट्रैक रख रही है कि नहीं रख रही है। ये क्वेश्चन है आज वॉशिंगटन पोस्ट का कि ये कैसे सब कुछ चल रहा है और इसको कैसे शाबाशी मिली है पेंटागन की और स्टेट डिपार्टमेंट की, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट तो कहता है हम तो इजाज़त ही नहीं देते। तो अगर ये कह रहे हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं हम तो इजाज़त नहीं देते हैं, तो फिर ये कैसे उधर पहुंचे हुए हैं और ये उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं? वो तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विद द कंसेंट ऑफ पेंटागन एंड स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन वो क्वेश्चन ये है कि उनकी सर्विस कितनी है जिसके ऊपर उन्होंने इजाज़त दी है। सही। तो जनाब ये है, तो ये भी आज बहुत ही जो है आईब्राउज को रेस किया है इसने भी, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट ने। ठीक है जी, अच्छा जी। अच्छा जनाब, इंडिया के जो मिलिट्री चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भी आज काफ़ी सारी रेवलेशंस की हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर हमको नेक्स्ट जनरेशन में जाना है और अगर ये जैसे कि जो भी वॉर्स शुरू हो गई हैं जैसे दुनिया में यूक्रेन की और रशिया की और भी जो आने वाले दिन है, तो हमको अपनी डिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज से आर्म्स खरीदने के ऊपर बंद करनी पड़ेगी। हमको अपने खुद के जो इंडिजिनस वेपन्स जो इंडिया की कंपनीज खुद डेवलप कर रही हैं वो हमको उसके ऊपर डिपेंडेंस करनी पड़ेगी, जिसके के अंदर उन्होंने कहा है कि सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, ड्रोन्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इंडिया की जो फर्म्स, इंडियन फर्म्स बना रही हैं उसके ऊपर हमको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कि पिछले 7 से 8 साल में तो हमने सिर्फ इंडियन कंपनीज के साथ 7 से 8 करोड़ के ऑर्डर्स डाले थे। आने वाले दिनों में हम इंडियन कंपनियों से जो मिलिट्री का इक्विपमेंट लेंगे, सोचे माजिद भाई कितने का 8 लाख करोड़ रुपए का हम जो है मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो लेंगे ताकि अपनी मिलिट्री जो है उसको मॉडर्न लाइंस के ऊपर तैयार किया जा सके। तो इतना स्पेंड करेगी इंडिया की गवर्नमेंट इक्विपमेंट लेके अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए। 8 लाख करोड़ का जो है वो लेंगे। इंडिया के अंदर आज काफ़ी आवाज़ें उठी हैं क्योंकि आपको पता ही है कि डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ थे जनाब राम रहीम सिंह, एक हिंदू नाम है, एक सिख नाम है, एक मुसलमान नाम है, ये अपने आप को राम रहीम सिंह कहते हैं, डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं। ये 40 दिन के सिर्फ पैरोल पे आए हैं और अगर आपको पता होए कि इनको जेल में किस लिए डाला था, इनको जेल में रेप और एक्सटॉर्शन और इस तरह की चीज़ों के लिए अलेजली इनको जो है वो डाला था। लेकिन अब क्या हुआ है, टोटल 40 दिन के लिए ये बाहर आए हैं। तो बीजेपी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं स्पेशली करनाल के एरिया से, जिसमें के बीनू बाला गुप्ता और मेयर ऑफ करनाल और हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं ये, और बहुत से लोग जो हैं सीनियर डेप्यूटी मेयर ऑफ करनाल राजेश अग्नि, डेप्यूटी मेयर नवीन कुमार वगैरह, ये सारे जो हैं ये इनको बड़ा इंडोर्स कर रहे हैं। और गुप्ता साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो हैं ये बाबा जी जो हैं हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें, हम इनको सुनना चाहते हैं क्योंकि ये एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो कहते हैं जी हम इनको सुनना चाहते हैं और हम इनसे लेना चाहते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। और ये इनके ऊपर खाली रेप के नहीं, मर्डर के भी इनके ऊपर चार्जेस हैं। तो आज दुनिया ने बड़ी फिर से बातें उठाई हैं इंडिया के अंदर कि ये बीजेपी के लीडर जो हैं, एक ऐसा बाबा जो कि मर्डर और रेप्स के अंदर जो है कन्विक्टेड है एलिजिडली, उसकी ब्लेसिंग्स इनको क्यों चाहिए और वो उसको क्यों एंडोर्स कर रहे हैं। सही। तो ये आज जो है बड़ी आवाज़ें उठी हैं। द वायर की आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बेसिकली ये एक 50 मिनट का इंटरव्यू है, 2 पार्ट्स में ये लिया था। ये जो इनके सीनियर एडिटर हैं करण थापर साहब, इन्होंने जस्टिस रिटायर अजीत प्रकाश शाह का इंटरव्यू लिया है और उसके अंदर उन्होंने इनसे पूछा है कि इंडिया के अंदर जो है इस वक्त जस्टिस सिस्टम कैसे चल रहा है। जस्टिस रिटायर अजीत प्रकाश शाह साहब ने कहा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो भी इस वक्त हाथ बांधे मोदी जी के आगे खड़ी हुई है और वो कोई भी फैसला मोदी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हमारी अदालतें कर रही हैं। उन्होंने 4 मिसालें दी जस्टिस अजीत प्रकाश शाह साहब ने, रिटायर्ड ने। उन्होंने कहा जी कि एक तो इन्होंने कोई क्रिटिकल मैटर को हैंडल नहीं किया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आया था, फिर आर्टिकल 370 को उन्होंने चैलेंज नहीं किया, फिर इन्होंने जो माइग्रेंट्स का, वर्कर्स का जो मामला था, जो जिस तरह से उनको बुरी तरह ट्रीट किया कोविड के बीच में, उसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी, माइग्रेंट वर्कर्स की तो बात ही नहीं मानी, या जो मीडिया कह रहा था उसकी बात ही नहीं मानी, एक तरफ का इन्होंने रखा वो माना। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो केसेस हैं उनमें से सिर्फ, यानी उन्होंने कहा मिसाल देता हूं, 10 में से सिर्फ 3 ही केसेस इन्होंने सॉल्व किए और तो इन्होंने किए ही नहीं। और जबकि हम BR अम्बेडकर को मानते हैं अपना उस्ताद, तो
उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 जिसमें कि राइट होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती होती है, तो वो कहते हैं जी कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की इस शिक का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। और एक हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बोबडे साहब जो थे, उन्होंने तो उसका भी लिहाज ना करते हुए उन्होंने कहा बल्कि इसको हमें डिस्करेज करने की जरूरत है कि कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट तक ना रीच करे और कोई सुप्रीम कोर्ट को मूव ना करे अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड ये करते हैं और ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं। और ये जो है जिसने कि जस्टिस सिस्टम को बहुत ही बैड नेम दिया है और ये जो चीज़ें हैं ये अब जो है ऐसी छुपाना शुरू कर देते हैं कि जिसमें कि इनको लगता है कि शायद मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो एम्बैरस हो जाएगी तो हमको दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं जी कि इससे हिंदुस्तान का जस्टिस सिस्टम खराब होएगा। तो ये ऐसा जो है इनको करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना सिर्फ रीडिंग है, ये आप अगर द वायर पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने वो रेडियो के ऊपर भी और टीवी के ऊपर भी उधर वहाँ पे क्लिप्स दिए हैं, उन पर क्लिक अगर आप करेंगे तो 2 पार्ट्स में है ये इनका इंटरव्यू जस्टिस साहब का, अजित का, आप सुन सकते हैं वहां पे अगर आप पूरा 50 मिनट का इंटरव्यू इनका सुनना चाहते हैं। अच्छा जनाब, शहबाज शरीफ साहब को आज पाकिस्तान में कहा गया कि क्या आप प्राइवेट सेक्टर को वीट इंपोर्ट करने देंगे, तो उन्होंने इसका बड़ा सख्ती से जो है वो लिया। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी बेईमान है, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है माजी। वो कहते हैं कि ना तो हम समझते हैं कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बेईमान है या कि पाकिस्तानी बेईमान है, लेकिन वो खुद ये मसला हल कर सकते हैं और इस वक्त हमारे पास जो है वो डॉलर बहुत ही कम है तो हम एक एक्स्ट्रा डॉलर भी खर्च नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने जो है फेडरल कैबिनेट जो है वो बड़ी उसने वो इट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट वीट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन बड़ी हम निगोशिएट कर रहे हैं लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर, लेकिन किसी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम ये जो नहीं दे सकते हैं। आज ये प्रेजाइड कर रहे थे मीटिंग नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की इस्लामाबाद में, उसके अंदर इन्होंने ये बातें की और उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो प्राइस अपनी चॉइस की लगाते हैं फिर। तो इस वक्त हम जो है वो अपनी प्राइस की चॉइस की हम खुद ही खरीदेंगे। हाँ, हम खुद खरीदेंगे, पैसे हमने कमाने हैं। उनको क्यों हम दे भाई इजाजत पैसे कमाने की, ठीक है जी। अच्छा जी, केपी के खैबर पख्तूनख्वा के आईजीपी हैं मौज़म जा अंसारी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि आपको पता ही है सवात के लोगों का हम आपको बता रहे थे कि वो सड़कों के ऊपर हैं, वो कह रहे हैं टेररिज्म फिर से बढ़ गया है। तो आज उन्होंने कहा जी कि कोई टेररिज्म सवात के अंदर नहीं बड़ा है। ये जो पिछले दिनों में जो भी वाक़े हुए हैं ये 2 राइवल ग्रुप्स के बीच में जो हैं लड़ाइयों की वजह से हुए हैं। उनकी डिटेल्स देते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्कूल वैन के ऊपर जो अटैक किया था अक्टूबर 10 को, जिसमें ड्राइवर मर गया था और बच्चे कुछ जख्मी हुए थे, ये ऑनर किलिंग का मसला था। ऑनर किलिंग का मसला यह था कि वो जो आदमी था उसने जो है मारना चाहता था वो हस्बैंड को जो कि उसकी बहन का हस्बैंड था इन ऑनर किलिंग के केस में, तो इसलिए उसने बस के ऊपर अटैक किया था जिसमें कि हमने अब 3 जो हैं 1 of 3 सस्पेक्ट्स हमने पकड़ लिए हैं और 2 बाकियों को हम जल्दी पकड़ लेंगे। इसी तरह लोअर दील के अंदर जो अटैक बच्चों के ऊपर अपेरेंटली लग रहा था कि किया है, वो बच्चों के ऊपर अटैक नहीं था। अगेन वो 2 राइवल ग्रुप्स थे, उनके बीच में जो क्लैशेस थे उसकी वजह से ये अटैक हुआ था। तो ये टेररिज्म नहीं है, ये राइवल ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाइयां हैं और ऑनर किलिंग के जो किस्से हैं ये वो हैं। तो टेररिज्म ने टारगेट किलिंग, हाँ टारगेट किलिंग है, लेकिन इसको हम टेररिज्म का नाम नहीं दे सकते। उन्होंने ये कहा कि ये ना समझें कि आपने जो चोर मचाया हुआ है कि टेररिज्म फिर से वापस वैली में आ गया, ये टेररिज्म वापस वैली में नहीं आया। इमरान खान साहब ने जी आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो भी कोई ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं इसके ऊपर आपको जो है एक्शन लेने की जरूरत है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ा ही क्रिमिनल और इल्लीगल है कि जो कुछ भी पीएमओ में और प्राइम मिनिस्टर हाउस और दूसरी जगहों पे होता है तो वहां पे हर चीज जो है हर वक्त लीक हो जाती है। तो इन्होंने कहा जी कि एक आप जेआईटी बनाएं या कि एक जुडिशियल कमीशन बनाएं जो कि ये सारी चीजों को प्रोब करे कि ये बगिंग जो है ये कौन कर रहा है और जो है रेलेवेंट एजेंसीज को आप डायरेक्ट करें कि वो नेसेसरी स्टेप्स लें इसको सब चीज़ों को रोकने के लिए। ना तो ये चीज़ें पब्लिश होनी चाहिए, ना ये ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए और ना ही ये फैलानी चाहिए। तो इसका आप जो है नोटिस लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल जो हैं उन्होंने आज बड़ी सख्ती से तमाम पार्टियों को बड़ा सख्त जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जी ये जो आपके बीच में लड़ाई झगड़े हैं और ये जो आप लॉ को वायलेट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं ये बिल्कुल आप करना बंद कर दें क्योंकि इसके बड़े सख्त किस्म के जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे।
उन्होंने कहा आपके बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बेशक पॉलिटिकल जो हैं वो आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें, लेकिन इसके अंदर जुडिशरी का कोई भी पॉलिटिकल रोल नहीं है और उसकी हम इजाज़त भी नहीं देंगे, तो हमें खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनको भी उन्होंने कहा कि आप भी जो है इसके ऊपर ये जो रिपोर्ट्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की उनको आप पढ़ें और ये जो भी कोई फाइट्स हैं इनको पार्लियामेंट में रखें, स्ट्रीट्स के ऊपर इन फाइट्स को लेकर मत आएँ। क्योंकि इससे पहले जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पीटीआई तमाम चीज़ें हमेशा जो कोर्ट की डायरेक्टिव्स होती हैं उनको वो मानते नहीं हैं, जैसे कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने किया था, सड़कों पे आ गए थे, हालांकि इनको इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा था कि आपने नहीं आना है यहाँ पे, फिर भी आ गए थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है आप ये सब चीज़ें जो हैं इनको पार्लियामेंट में किया करें, यहाँ पे मत किया करें। हालांकि एजीपी ने कहा था कि इनकी जो खान साहब हैं इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जाएँ अंडर आर्टिकल 407 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज उन्होंने काफ़ी झाड़ पिलाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज रिजेक्ट किया है गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी हम इमरान खान साहब जो है उसको इस्लामाबाद में नहीं आने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करेगा, ये जिहाद का नाम लेता है, लेकिन असल में ये स्टेट के अगेंस्ट है और ये लॉन्ग मार्च फिर से लेकर आ रहा है इस्लामाबाद में, जैसे कि ये पहले भी लाया था। जो टॉप कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने May 25 को भी कहा था कि ये आप जो है अपने कुछ आपको इलाके होने चाहिए जहां पे कि आप सिट इन्स कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने इसका नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर किसी को आप जलसा करने से नहीं रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब ने कहा था कि भाई ये जो लोगों के जो सिटीजन्स के राइट्स है पीटीआई की गवर्नमेंट खराब करती है, तोड़फोड़ करके जाती है, इलाके खराब करके जाती है। पहले भी ये आए थे, इनको मना किया था कि आपने डी चौक तक आना है, लेकिन ये आगे तक आगे थे और इन्होंने काफ़ी वायलेट किए हैं कोर्ट के केसेस। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है उसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, तो हम इसलिए उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब जबकि ये फैसला आया तो जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो भी कोई बातें इस तरह की कर रहा है कि हम आपको नहीं करने देंगे जलसे और हम आपको रोकेंगे, वो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, तो वो क्या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहलाने के लायक हैं? गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक वो होती हैं जो कि डाइसेंटिंग वॉइसेस को सुनती हैं और उसके ऊपर अमल करती हैं। और इसके अलावा आज इन्होंने बहुत बड़ी रेवलेशन की, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम PMLN के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमसे NRO चाहेंगे तो हम उनको NRO नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि शहरी रहमान और रजा रब्बानी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़े चैंपियंस कहते हैं डेमोक्रेसी के, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है और उनको रिजाइन दे देना चाहिए कि जिस वक्त जो है एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन लाने की कोशिश की जाती है ऑपोजिशन की तरफ से तो वो उसके ऊपर बिल्कुल चुप रहते हैं। तो ये कैसे डेमोक्रेट्स हैं जो कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के भी खिलाफ हैं और हर्डल्स क्रिएट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? तो लेकिन उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि PMLN के साथ अभी या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी अभी कोई फॉर्मल टॉक्स जो है अंडरवे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जो है जी उसने आज आजम सवाती साहब का जो केस सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसका फैसला जो है हम कल देंगे, कल यानी कि फ्राइडे को देंगे। और वो आज इनका केस सुन रहे थे और FIA ने इनकी ट्वीट्स जो है सामने लेकर आए थे वो, और उसने कहा था कि ये आर्मी चीफ और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ जो थे वो स्वाति साहब की प्ली सुन रहे थे जो कि 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे थे अडयाला जेल में, और FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इन्होंने अपनी ट्वीट से बहुत ज़्यादा हेट फैलाया है आर्मी चीफ और मिलिट्री के और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश की है। और उन्होंने आज ये भी क्लेम किया कि आजम सवाती साहब ने ये क्लेम किया। क्लेम कैसे किया है, उसकी तो ट्वीट्स तो सामने ही है ना, तो अब क्या बोलेगा कि नहीं वो झूठी ट्वीट्स हैं, तो वो तो किया ही है। बहरहाल जी आज इनकी जो है वो वर्डिक्ट जो है उन्होंने रिजर्व किया और इसकी अनाउंसमेंट अब कल होएगी।